2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद ये जो भागते हैं ना, उनको भी यही कारण है, डर लग रहा है। कुछ लोग विदेशों की अदालतों में जाके ये कहते हैं कि भारत की जेलों की स्थिति ऐसी है कि हम उसे रह ही नहीं सकते। ऐसा हम उनको महल देना क्या? तो मैंने कहा जाओ कोर्ट में बता दो भाई, अगर ये इतने बड़े हैं क्या? अरे अंग्रेजों ने गांधी को जिस जेल में रखा था, मैं उनको उससे कोई अच्छी जेल थोड़ी दूंगा। देखिए, पैसे लौटाने पड़ रहे हैं। जो पैसे गए, कानून बनाए हमने। 9,000 करोड़ रुपया का घपला किया, 14,000 करोड़ तो सरकार के कब्जे में है। ऑक्शन होता चला जा रहा है। ये सबका दुनिया के किसी भी कोने में उनकी प्रॉपर्टी होगी, ये जब्त होके रहेगी। और कभी न कभी हिंदुस्तान के कानून के शरण उनको भी आना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये जो पहले खबरें क्या आती थी कि फलाने अफसर के यहां बिस्तर के नीचे से नोटों का बंडल निकलाते थे कि नहीं आते थे, अब बंद हो गया। पहले जितने लोग टैक्स देते थे, आज उससे करीब करीब डबल हो गए। हर एक को लगता है भाई ईमानदारी का माहौल बन रहा है, चलो हम भी ईमानदारी से चले। तो हमारे दो प्रकार से काम है। एक, ईमानदारों को पुरस्कृत करना, ईमानदारों को प्रोत्साहित करना, ईमानदारी का सम्मान बढ़ाना। उनका मान सम्मान बढ़ाने की हमारे यहां परंपरा ही नहीं रही है। आपने देखा इस बार बजट में हमने ऑफिशियली पार्लियामेंट के फ्लोर पर टैक्स पेयर का धन्यवाद किया है। इनका गौरव करना चाहिए। हम उनको नीचा दिखा करके चाहें कि देश चले तो कैसे चलेगा भाई? अनाप शराब गालियां देकर के हम उनको परेशान करेंगे तो क्या होगा? हम उस रास्ते पर जाना नहीं चाहते। मेरे लिए टैक्स पेयर देश के गरीबों की सेवा करने के लिए वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है, ईमानदारी से अदा कर रहा है, उसका मान सम्मान गौरव एक रास्ता। दूसरा, जो गलत करता है वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। और ये कानून बनाए हैं, व्यवस्था बनाई है, लोगों को लगाया है, ये तो किया है। लेकिन जब पता चलता है कि ऊपर गड़बड़ नहीं है तो फिर नीचे ठीक होना शुरू हो जाता है। वरना तो रस्ते चलता है, 5 रुपया किसी का मारेगा तो भी कहेगा ऊपर पहुंचाना है, और किसी को लगता है ऊपर यानी पीएम को पहुंचाता होगा। लेकिन अब देश को पता है कि ऊपर कोई लेने वाला रहे नहीं, तो नीचे देने वाला भी बंद हो गया। लेकिन इसको विस्तार से हम बहुत कुछ बातें कह सकते हैं, मैं आपका समय लेता नहीं हूं। देश के सामान्य मानवी की अपेक्षा है कि इस देश में लूटने वाले बचने नहीं चाहिए, और मैं वादा करता हूं इस काम को मैं करके रहूंगा। मैं देश के विकास में छोटा सा भागीदार हूं। आज मैं भी चौकीदार नाम के इस कार्यक्रम में भाजपा के कई सारे वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। श्री अमित शाह जी मौजूद हैं चांदनी चौक में, श्री सुषमा स्वराज जी मौजूद हैं वेस्ट दिल्ली में, श्री राजनाथ सिंह जी ईस्ट दिल्ली में। कई सारे नेता हमारे साथ बने हुए हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। अगला सवाल हम लेंगे बेंगलुरु कर्नाटका से। या कनेक्टेड, आप अपना सवाल पूछ कर्नाटका, नमस्कार। हाँ, बेंगलुरु, बताइए।
आप सवाल पूछिए, वो अपने आप नारा बंद करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। वर्षों से हम सुनते रहे कि भारत एक विकासशील देश है और मेरा प्रश्न है कि आपका नाम तो बता दीजिए। विकसित देशों में गिने आपका जाएंगे। नाम क्या है? और मेरा नाम राकेश प्रसाद है। क्या करते हैं? बेंगलुरु से IT प्रोफेशनल हूँ सर। थैंक यू। बताइए, मैंने पूरा सवाल पूछो, समझा नहीं। सर मेरा प्रश्न है कि वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है। ऐसा समय कब आएगा कि हम भी विकसित देशों में गिने जाएंगे? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको इस सवाल के लिए बधाई देता हूं। जब हिंदुस्तान के सामान्य मानवी के दिल में ये इच्छा जगती है, इसका मन में एक भाव जगता है कि भाई कब तक विकासशील, कभी तो विकसित देश बनना चाहिए। और ये सवाल में वो एक इच्छा पड़ी है, आकांक्षा पड़ी है और कर सके ऐसे व्यक्ति पे भरोसा भी पड़ा है। ये बात सही है कि बहुत देर हो चुकी है। देश आजाद होने के बाद हमने इसी मिजाज से भारत में जो आजादी का, देशभक्ति का जो माहौल था, उसको अगर इसी दिशा में चैनलाइज कर दिया होता, सही नेतृत्व दिया होता, तो हमारे पीछे कई देश हैं जो स्वतंत्र हुए, छोटे देश थे, वे भी आज समृद्ध देशों की गिनती में आ गए हैं। भारत के पास समृद्ध राष्ट्र बनने के लिए सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। इच्छा शक्ति और 125 करोड़ देशवासियों का सपना बनना चाहिए कि हां, अब हमें पिछड़े रहना नहीं है, हमें बैकवर्ड की गिनती में आना नहीं है। पिछले 5 साल के शासनकाल में आपने देखा होगा कि आज दुनिया में जो भी निर्णय हो रहे हैं, उन निर्णयों में हमारी आवाज सुनाई दे रही है। 2014 में जब मैं आया तो विश्व की अर्थव्यवस्था में हम 11 नंबर पे थे। और आप जानकर के हैरान होंगे कि जब हम 11 नंबर पर थे तो उस समय के वित्त मंत्री, पुरानी सरकार के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, उनको लगता है इस देश में उनकी बराबरी की बुद्धि वाला कोई है ही नहीं, उन्होंने 2014 के पहले बजट के समय पार्लियामेंट में भाषण देते हुए कहा था और बड़ी खुशी व्यक्त की थी कि हिंदुस्तान ने गर्व करना चाहिए कि हम दुनिया की 11वीं नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं। मैंने कोई हो हल्ला नहीं किया, कोई ढोल नहीं पीटे, आज हम नंबर 6 पे आ गए। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, हम बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। आजकल मैं राज्यों से जब बात करता हूं तो मैं राज्यों से पूछता हूं कि बताइए भाई, क्या कभी आपका राज्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख सकता है क्या? इसके लिए आप क्या योजना करेंगे? एक देश में माहौल बनाया है मैंने, और हमें आगे भी बनाना है कि हमें दुनिया के बराबरी करनी है। हमने बहुत सारा समय हमारा इंडिया पाकिस्तान में खराब कर दिया। अरे वो अपनी मौत मरेगा भी, उसको छोड़ दो, हम आगे निकल चलो। हम दुनिया की जो समृद्ध देश है, शक्ति है, उनके साथ जुड़े। अब देखिए, अभी हम स्पेस पावर बने। मुझे मालूम नहीं हिंदुस्तान में कितने लोगों की घटना समझ आई है।
अंतरिक्ष में जाकर के हमारे लोगों ने जो पराक्रम किया है, देश की ताकत बढ़ती है। देश के हमारे नौजवान ओलंपिक में जाकर के गोल्ड मेडल लेके आते हैं, देश की ताकत बढ़ती है। हिंदुस्तान के नोबेल प्राइज पाने वालों में संख्या बढ़ती है, देश की ताकत बढ़ती है। यानी जीवन के हर क्षेत्र में हमने वैश्विक जो मानदंड बने हैं उसमें अपनी जगह बनानी है, और हम उन सारे क्षेत्रों में एक साथ काम पे लगे हैं। और आप देखिए, भारत के पास सब कुछ है, एक समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र बनकर के एक विकसित राष्ट्र के रूप में जगह पाने के लिए, एक डेवलप कंट्री के रूप में जगह पाने के लिए। और जब देश के सामान्य नागरिक के मन में सपना आता है, तब तो ये पक्का बनेगा। अकेला चल पड़ा, मैं उसकी ही कतार हूं। जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारे साथ देश के कई सारे वरिष्ठ नेता बने हुए हैं, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं, वो शामिल हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री विजय रूपाणी जी गोधरा में, श्री मनोहर लाल खट्टर जी गुड़गांव में, श्री जयराम ठाकुर जी शिमला में और श्री अर्जुन मुंडा जी झारखंड में। हमारे साथ ये सभी नेता बने हुए हैं। अगला सवाल आ रहा है चित्तौड़गढ़ राजस्थान से। जी हाँ, हम कनेक्टेड हैं, और अपना सवाल पूछिए प्लीज। नमस्ते चित्तौड़गढ़, नमस्कार महोदय। मैं राम सिंह राणावत चित्तौड़गढ़ राजस्थान से हूँ। महाराणा प्रताप की नगरी चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरा क्वेश्चन, जब आप मिशन शक्ति की घोषणा कर रहे थे तो हम इस तकनीकी के बारे में नहीं जानते थे। बाद में हमें पता चला ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। कांग्रेस सरकार इसकी आलोचना कर रही है, कह रही है कि इससे शक्ति तो हमारे पास पहले ही थी और इसको इतना नहीं बताना चाहिए था। थैंक यू। मैं जितना आपका सवाल समझ पाया, मूल आपका गुस्सा कांग्रेस के प्रति है। देखिए, बात सही है कि ये मिशन शक्ति अभी भी हमारे देश के, और ये तो चुनाव की गर्मी में बहुत ही अच्छी चीजें चुनाव के चश्मों से ही देखी जाती है, तब जो गड़बड़ हो जाती है। इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो सिद्धि हासिल की है, हर हिंदुस्तानी इसके लिए गर्व करेगा। दुनिया में हमारे पहले ये काम 3 देशों ने किया है, हम चौथे नंबर पे हैं, अमेरिका, रशिया और चीन। अब इसकी बारीकी देखिए, हिंदुस्तान से एक मिसाइल निकलती है, 3 मिनट में जाकर के अंतरिक्ष में करीब 300 किलोमीटर दूरी पर एक जीवित सैटेलाइट है जो खुद भी भ्रमण कर रहा है, उसको जाकर के मार गिराता है। अब इसकी बारीकी देखिए, जो सैटेलाइट था वो करीब 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का था, और 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का इतना छोटा सा सैटेलाइट, उसकी स्पीड थी 1 सेकंड की 10 किलोमीटर की। 1 सेकंड की 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था। यानी जैसे किसी पंखी उड़ रहा है, मारना है तो उसकी स्पीड भी तो 10 किलोमीटर नहीं होती है। यहां से हमारा जो सैटेलाइट गया, मिसाइल गई, उस मिसाइल की स्पीड भी करीब उसी के बराबर 1 सेकंड की 10 किलोमीटर की वहां पहुंचने के बाद। वो यहां से सैटेलाइट आ रहा था, ये यहां से जा रही थी।
और ये सारी प्रक्रिया यहां से उसका निकलना और वहां सैटेलाइट से को खत्म करना, ये सारी क्रिया 3 मिनट में हुई। और आप हैरान हो गए जान करके, जो 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर का जो सेंटर पॉइंट था, इससे मुश्किल से 2-3 सेंटीमीटर साइड में, ये बीच में बिल्कुल बीच में जाकर के इसने वार किया और उस सैटेलाइट को उसने तोड़ दिया, खत्म कर दिया। ये क्या है ताकत? आज जो भी, अब जैसे मैं ये टेक्नोलॉजी से सबसे बात कर रहा हूं, उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रोल है, अंतरिक्ष का रोल है, इसमें सैटेलाइट का रोल है। आप घर में टीवी देखते हैं, सैटेलाइट का, मोबाइल फोन से बात करते हैं, सैटेलाइट का रोल है। अब भविष्य में दुनिया में वो ताकत जरूरी बन गई है कि कोई अगर मान लीजिए हमारा एक महत्वपूर्ण सैटेलाइट गिरा दे, हमारा तो देश ठप हो जाएगा। हमारे विमान नहीं उड़ेंगे, हमारी ट्रेन नहीं चलेगी, हमारा मोबाइल नहीं चलेगा, सब बंद हो सकता है। इतनी ताकत है। अब मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान ने इस चीज के लिए इंतजार करना चाहिए? हमारे साइंटिस्टों को भरोसा है, ज्ञान है, तो किसी ने हिम्मत करके निर्णय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमने किया। दूसरी बात है, एक बुद्धिमान नेता कहते हैं कि ये तो बहुत बड़ी सीक्रेट चीज है, हमारे पास थी लेकिन हमने सीक्रेट रखा था। आपके गले उतरता है बात? गले उतरता है। दूसरी बात है, जब अमेरिका ने डंके की चोट पर किया, चीन ने डंके की चोट पर किया, रशिया ने डंके की चोट पर किया, तो हमने गुपचुप करने की क्या जरूरत है? अच्छा, इनको साबु का उपयोग करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को साबु का उपयोग करना चाहिए। साबु यानी सामान्य बुद्धि। आज विश्व में, अंतरिक्ष में आप कुछ भी करें, दुनिया इसको रिकॉर्ड कर सकती है, दुनिया उसको आसानी से देख सकती है। उसके लिए कोई स्पाईगिरी करने की जरूरत नहीं, वो नेचुरल प्रक्रिया है। क्या ये छुपा रहने वाला था क्या? अच्छा, आप टेस्ट न करो और कहते रहो मेरे में ताकत है, तो पता कैसे चलेगा भाई? टेस्ट करना ही पड़ता है। अगर यही सच है तो हमने पोखरण 1, पोखरण 2 क्यों किया? करने के तुरंत बाद दुनिया को क्यों बताया? दुनिया को आपकी शक्ति का परिचय होना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन इसके साथ हमने ये भी कहा कि हमने ये किसी दुश्मन देश के लिए बनाया नहीं है, ये हमने हमारी रक्षा के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित किया और हम आगे भी करेंगे। और इसलिए ये शक्ति मिशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी गौरवपूर्ण घटना है। लेकिन चूंकि मोदी प्रधानमंत्री है, इसके कालखंड में हो रहा है, तो कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है। क्या करें भाई, इसका क्या उपाय? तो ये मुसीबत उनको मुबारक। अगला सवाल हम लेंगे आगरा, उत्तर प्रदेश से। इस कार्यक्रम में वहां हमारे साथ मौजूद हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। हम कनेक्टेड हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो, उत्तर प्रदेश को नमस्कार, जल्दी सवाल पूछिए। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मेरा नाम राजेश वाल्मीकि है। मैं आगरा नगर निगम में सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूं।
हेलो। हाँ बोलिए वाल्मीकि जी, बोलिए। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार, मैंने सुना आप आगरा से हैं, आप सफाई कर्मचारी हैं, वाल्मीकि आपका नाम है, बताइए। सफाई कर्मचारी के पद पर पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूं। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस रोजाना नए नए झूठ बोलती है, रोजाना नए नए झूठ बोलती है, एक झूठ 100 बार बोलती है और पिछले 5 सालों में उन्होंने झूठ ही बोला है। पिछले 5 सालों में हमने देखा है कि उनका झूठ और भ्रम बोलने का इकोसिस्टम बहुत मजबूत है। इसको हम कैसे एक्सपोर्ट करें? आपकी बात सही है धन्यवाद प्रधानमंत्री। कि इनका झूठ बोलने वालों को इकोसिस्टम की इतनी मदद मिलती है कि उनका झूठ बार बार गूंजता रहता है। लेकिन उनके झूठ को समझने जैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कांग्रेस का झूठ बड़ा सीजनल होता है, जैसे पतंग की सीजन आती है, पटाखे की सीजन आती है, उसी प्रकार से उनका सीजनल है। सीजन के हिसाब से वो झूठ प्रोडक्ट करते हैं, फिर मैदान में छोड़ते हैं और इनका इकोसिस्टम इसको उठाता है। ये बड़ा आपने देखा होगा कि जब यहां दिल्ली में चुनाव चल रहा था तब उन्होंने एक झूठ चला दिया। झूठ क्या था? चर्च पे हमले हो रहे हैं, चर्च पे हो रहे, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस। आपने देखा होगा जैसे ही चुनाव समाप्त हो गए इंटॉलरेंस भी समाप्त हो गया। इनका झूठा सही है। बिहार में चुनाव चल रहा था तो उन्होंने झूठ निकाला, मोदी आया है, अब संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण ले लेगा, आरक्षण जाने वाला है। ये झूठ चलाया उन्होंने। बिहार का चुनाव तब तक झूठ चलाया, बस वही, कोई मुद्दा नहीं उधर। और उनके जो इकोसिस्टम है वो भी जा जाकर के लोगों को यही पूछने लग गए, कैसे भी करके खींचते रहते थे। पहली बार देश में आरक्षण हटाने की बात छोड़ दीजिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे ज्यादा सम्मान किया हो तो हमारी सरकार ने किया। संविधान के द्वारा ओबीसी को कमीशन बना करके उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए हमें पार्लियामेंट में बिल लाए। 2-2, 3-3 सत्र तक उसको लटकाए रखा उन्होंने, लेकिन झूठ बोलते रहे। अभी पार्लियामेंट में हमें कानून लाए, संविधान में परिवर्तन किया, सामान्य वर्ग के 10%, सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण, और किसी का छीने बिना, समाज में कोई तनाव पैदा हुए बिना, न किसी के पुतले जले, न आग लगी, कुछ नहीं, प्रेम से, समझौते से कर लिया हमने। और देश के सामान्य वर्ग के गरीब जो सालों से मांग कर रहे थे उनको मान सम्मान करने का हमने काम कर दिया। लेकिन उन्होंने चलाया कि देखिए आरक्षण ले लेगा, आरक्षण ले लेगा। उसके बाद उन्होंने एक अवार्ड वापसी गैंग आई, कोई घटना हो गया है, अवार्ड वापसी गैंग मैदान में आ जाती है। मैंने सरकार में पूछा यार क्या क्या वापिस आया, जरा बताओ तो। अखबार में आता है, मैंने तो कहीं देखा नहीं। न उनको रुपये मिले हैं अवार्ड के साथ, वो भी वापिस नहीं आए। लेकिन ये अवार्ड वापसी गैंग, और जैसे ही कोई चुनाव या घटना पूरी हो गई वो अवार्ड वापसी गैंग फिर घर में जाके सो जाती है। यानी आपने देखा होगा हर बार उनके झूठ की उम्र भी ज्यादा नहीं है, उनके झूठ की उम्र ज्यादा नहीं है। कुछ झूठ तो ऐसे है कि बाल मृत्यु हो जाता है, लेकिन खींच खींच करके उसको लंबा कर रहे हैं। इस झूठ का जवाब आसान है, बहुत आसान है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सच बताते चलो। आप सच बताते चलिए, सच की ताकत इतनी होती है कि उनका झूठ कभी नहीं टिक पाएगा। और सामान्य मानवी को समझाना चाहिए कि कितना झूठ बोलते हैं। अब उनके सिर्फ
अच्छा, जो झूठ बोलता है उसके लिए पहली शर्त होती है कि उसकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होना चाहिए। वो एक दिन एक आंकड़ा बोले, दूसरे दिन दूसरा बोले, तीसरे दिन तीसरा बोले। तो झूठ बोलने के लिए भी कोई उनको पकड़ा देता है, जो उनकी फैक्ट्री है झूठ प्रोडक्ट करने वाली, वो पकड़ा देती कि इस बार इस झूठ को चलाइए, लेकिन मेमोरी का गड़बड़ होने के कारण ये फिर पकड़े जाते हैं। वरना अगर उनकी बातों में सच्चाई होती तो बार बार थोड़ा आंकड़े बदलने पड़ते हैं भाई। ये बार बार बदलना पड़ता है, उसका मात्र कारण ही है कि उनके भीतर इतना झूठ पड़ा हुआ है कि वो झूठ अभिव्यक्त हुए बिना रहता नहीं है। और इसलिए सत्य के सहारे जीना है, सत्य के सहारे चलना है।